तो फिर शुरू करते हैं आगे। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है जो हमारी पेमेंट साइड पे आ रही होंगी। तो ब्रॉडली अगर समझे तो 2 तरह की चीज़ें आ रही होंगी, या तो कोई खर्चा होगा, ठीक है? या फिर हम कोई एसेट खरीद रहे होंगे, इसी तरह की चीज़ें आ रही होंगी। तो आप देख रहे हो तो ये सारे खर्चे हैं। मैं ऑडिट फीस आपको बता रहा था क्या होती है। तो ऑडिट फीस क्या होती है? देखो, एनपीओज़ जितने भी होते हैं ना, उन्हें सरकार की तरफ से लॉ में लिखा होता है, मैंडेटरी होता है कि उन्हें ऑडिट कराना होता है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब है उन्होंने जो भी अकाउंट्स बनाया ना, उसे एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई कराना पड़ता है कि कुछ गलत तो नहीं डाल दिया। क्योंकि होता क्या है, देखो, पब्लिक का पैसा आ रहा है। अब आप उसको दिखा दोगे मैंने तो खर्च कर दिया पब्लिक के फायदे के लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसको डोनेशंस मिल रही है। अब वो दिखा देगा मैंने तो डोनेशंस को यूज कर लिया किसी को खाना खिलाने में। चेक तो करना पड़ेगा ना कि एक्चुअली खाना खिलाया भी है या नहीं है, उसने पैसे वो अपने पास ही रख लिए। तो इसीलिए मैंडेटरी होता है इन लोगों को ऑडिट कराना। ऑडिट का मतलब क्या है, लिखना चाहो आप लिख लो। ऑडिट का मतलब है चेकिंग कराना कि आपने जो अकाउंट्स बनाया है वो सही है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं किया है, ठीक है? एक सेकेंड, दिव्या ज्वाइन कर रही है, ओके। हाँ जी, चलो। तो ऑडिट वाला मैंने आपको मतलब बताया। ऑडिट का मतलब क्या है कि जो खर्चा हो रहा है हमारा, जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम रखते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सके कि जो हमने अकाउंट्स बनाया है वो सही है, उसको सर्टिफाई कर सके। उसका एक सर्टिफिकेट लिख के देता है कि हाँ जी आपके अकाउंट सही है। अब आगे चलते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस। अगेन मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ग्राउंड होता है, ग्राउंड को मेंटेन करना पड़ता है, उसको घास काटनी है बार बार, प्रॉपर तरीके से पानी देना है। तो ये सब, इन सब चीजों के लिए जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस, अब कई बार होता है जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की इंश्योरेंस आपको जरूरत पड़ सकती है लेने की। जो एनपीओ की बिल्डिंग है, तो आपने अगर इंश्योरेंस ले रखी है तो आप उसके लिए क्या करोगे, इंश्योरेंस का खर्चा करोगे, ठीक है? ऑनोरेरियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये वन मार्कर में आता है तो प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है? अब मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है? ये अज्यूम नहीं करना है मैं हूँ, ठीक है? हाँ, तो जैसे हंस रहे हो यार आप। तो जैसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, अब होता क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो आईसीएआई, जो जो इंस्टीट्यूट है जिसका मैं मेंबर हूँ, ठीक है, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, तो वो कई बार ऐसी सेमिनार्स ऑर्गेनाइज वगैरह करते रहते हैं, अलग अलग तरह के सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि सबका अपडेशन होता रहे। तो एज अ मेंबर अगर मैं वो सेमिनार लेने जाता हूँ, ठीक है, अब उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, आईसीएआई, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं वो सेमिनार लेने जा रहा हूँ, यानी आई एम टेकिंग दैट सेमिनार, मैं वहां पे बोलूंगा एज अ फैकल्टी। अब मैं वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और वहां जाके कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ, ठीक है? अब ये सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री में, इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली देखा जाए तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं कुछ फीस ले सकता था, लेकिन मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्री में जाके सर्विस दे रहा हूँ। अब होता क्या है, जो एनपीओ होता है वो कहता है यार भाई बंदा इतनी दूर से आया है, उसने इतना हमारे लिए किया, ये बहुत है, तो हम उसको कुछ एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, ध्यान से सुनना क्या वर्ड बोला है, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, कुछ हम छोटा मोटा कुछ उसको दे देते हैं ताकि उसको भी अच्छा लगे कि हाँ उसकी एक रिस्पेक्ट हो कि हाँ वो इतना यहाँ पे आया और हमने उसको अप्रिशिएट किया। तो आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, कई बार जो बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, आपका स्कूल भी तो एक एनपीओ है ना, तो बाहर से लोग आते हैं, उन्हें स्पेशली फीस देके बुलाया नहीं जाता है, वो फ्री में आते हैं। लेकिन जब जो भी वो अपना लेक्चर देके जाते हैं या कुछ भी काम, जिस काम के लिए आते हैं, उसके बाद आपकी प्रिंसिपल या कोई ना कोई बंदा उन्हें एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, आजकल तो पौधा देते हैं, छोटा सा पौधा, कि आप घर लेके जाओ इसको उगाओ। पहले क्या देते थे, शॉल उड़ा देते थे, एक छोटी सी ट्रॉफी पकड़ा देते थे कि थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। तो इस तरह से ये जो भी चीज हम दे रहे हैं, इसके ऊपर खर्चा तो हो रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, ऑनोरेरियम। हो सकता है छोटी मोटी फीस भी दे दे, जैसे 2000 3000 5000, दैट्स अ टोकन मनी। प्रॉपर सर्विस की फीस थी, दैट्स जस्ट अ टोकन मनी टू अप्रिशिएट कि आप हमारे पास आए, आपने हमारे पास आके इतना सब कुछ हेल्प किया। एक सेकंड बेटा, ये रोहित को मैं एडमिट कर लूं जरा। हाँ जी, तो बात समझ में आई कि ऑनोरेरियम क्या है। ऑनोरेरियम इज, इट इज अ अमाउंट स्पेंट एज अ रिस्पेक्ट टू पर्सन जो आपको वॉलेंटरीली सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स। भाई म्यूनिसिपल टैक्स तो क्या, हाउस टैक्स। तो जो भी जहाँ पे भी बिल्डिंग होगी उस एनपीओ की, ठीक है, वो क्या पे कर रहा होगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, अब अगर आप देखो, मान के चलो, स्कूल की भी बात कर सकते हो, स्कूल में भी ये भी एनपीओ है ना आपका, तो जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसको अवार्ड्स देते हैं। तो वो क्या है, अवार्ड्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसके भी तो खर्चा होता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होती है, उसका भी खर्चा होता है, तो ये सब कुछ खर्चे होंगे। ऑफिस एक्सपेंस, देखो नॉर्मल ऑफिस के खर्चे तो होंगे ना, लाइट,
बिजली पानी ये जो सब खर्चे होते हैं, तो कोई भी एनपीओ होगा ऑफिस तो बनाएगा ही ना वो छोटा मोटा, ताकि जो भी लोग हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह रख सके सब कुछ। तो उसके जो नॉर्मल खर्चे हैं वो सारे हो गए। एक्सपेंस ऑन शो, अब ये क्या होता है, तो ये समझते हैं। अगेन मैं अलग अलग एनपीओ के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बात मैंने शुरू में बताई थी आपको कि जरूरी नहीं है कि सारे खर्चे हर एनपीओ में होंगे, नहीं। ठीक है, तो एक्सपेंस ऑन शो क्या हो सकता है, अगर कोई एनपीओ शो करता है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा रोड शोज करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कई बार शोज करते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, चैरिटी फंक्शंस होते हैं उनमें शोज किए जाते हैं ताकि लोग टिकट खरीदें और हमें पैसे मिले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी अगर आप एग्जांपल लोगे तो उसमें भी इस तरीके से हो सकता है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रखी जाए, टूर्नामेंट वगैरह रखा जाए, ठीक है, पैसे कलेक्ट कर, तो इन सब पे खर्चा तो होता है ना, तो वो जो खर्चा है वो क्या, एक्सपेंस ऑन शोज। मिसलेनियस पेमेंट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे और कुछ है वो मिसलेनियस में आ गए। तो ये ऊपर के अभी तक जितने खर्चे देखे थे आपने, ये नॉर्मल रेगुलर खर्चे हैं। अब ये वाला कौन सा आ गया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई एसेट खरीद लिया, भाई हमारे पैसे तो जा ही रहे हैं ना। अभी हम यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट को अलग अलग नहीं देख रहे हैं, भाई आपका चाहे कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, और पेमेंट के लिए कैपिटल पेमेंट है या रेवेन्यू पेमेंट है, हम उनको अलग अलग नहीं देख रहे हैं। कैश बुक में तो सारी जाती थी ना, उसी तरीके से रिसिप्टेड पेमेंट में सारी पेमेंट और सारी रिसिप्ट आएंगी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। ठीक है, तो एसेट खरीद रहे हैं तो पैसे तो जा रहे हैं ना एसेट खरीदने के लिए, तो वो भी आ गया यहाँ पे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, मैंने समझाया था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है, कोई मशीनरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जहां जरूरत हो रही है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पैसे तो जा रहे हैं ना, बैंक में जा रहे होंगे, हमारे पास से कैश तो जा रहा है। आगे बुक्स खरीद रहे हैं, बुक्स क्या हो सकता है, देखो अब मैं अगर एग्जांपल लूं, कोई पब्लिक लाइब्रेरी है जैसे, अगर वो भी एक एनपीओ है, तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बुक्स क्या हो जाएगी, वो रेगुलरली बुक्स खरीदते रहते हैं, तो बुक्स के लिए खर्चा करेंगे, पैसे देंगे, तो वो भी आपका कहाँ आएगा, पेमेंट साइड पे। अच्छा ये बुक्स लिखा है, ये बुक्स एंड पीरियोडिकल्स भी लिखा हो सकता है। तो पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है, पीरियोडिकल्स मतलब ऐसी मैगजीन्स जो रेगुलरली जिनके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे मंथली या क्वार्टरली या ईयरली पे करना पड़ता है, ऐसी मैगजीन्स। ठीक है, तो अगेन बुक्स और बुक्स एंड पीरियोडिकल्स कुछ भी लिखा हो सकता है, ये हमारे लिए क्या है, पेमेंट कर रहे हो आप, तो इसलिए रिसिप्टेड पेमेंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अगर लोन ले रहे हो तो डेबिट साइड पे आएगा, अब लोन को रीपे कर रहा हूं तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर बिल्डिंग खरीद रहा हूं, अगेन पेमेंट तो कर रहा हूं ना भाई, तो आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। और फिर मैंने आपको समझाया था कुछ जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो आ जाता है। तो अगर आपने यहाँ ध्यान से देखा तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में है कुछ नहीं, अलग अलग तरह की रिसिप्ट हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। अब ये दो तरह की रिसिप्ट हो सकती है भैया। पहली बात तो ये कैश बेसिस पे बनता है, पहली चीज, यानी इसमें रिसिप्ट और पेमेंट्स जरूरी नहीं है कि इसी साल की हो, इस साल मिली है और इसी साल पे किया है ये होगा, पर वो किसी भी ईयर को रिलेट कर सकती है, पास्ट ईयर को भी कर सकती है, करंट ईयर को भी, और आने वाले साल को भी रिलेट कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा इसमें दोनों तरह की रिसिप्ट्स है, दोनों तरह की पेमेंट्स है, कैपिटल नेचर की भी और रेवेन्यू नेचर की भी, ये भी क्लियर होना चाहिए। हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे जिसको जो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट यहाँ लेके जाएगी। कैश बुक पे क्या आता था, सारे आते थे ना भाई, आपको कहीं से भी पैसे मिल रहे हैं, कहीं भी पे कर रहे हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, तो सेम चीज यहाँ पर है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के लिए ओपन कर रहा हूँ, तो रेज योर हैंड जिसका कोई डाउट है यहाँ तक, ताकि मैं आपके पहले डाउट्स लूँ फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बताइए बेटा, किसी का कोई डाउट अभी यहाँ तक? तनिष्का, माही, आद्या, डाउट नहीं है तो बेटा थम्स अप कर दो ताकि पता चल जाएगा मुझे। प्रेक्षा, निर्मित, कृति, नेहा, रोहित, ओके, शिवानी, शिवानी, कृति, निर्मित, ओके, कृति का आ गया, निर्मित और रोहित, कोई डाउट है बेटा आपका? चलो आगे चलते हैं फिर। ओके, तो मैंने आपको आज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा डिटेल में समझा दिया, पूरा क्लोज कर दिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है और कैसे बनता है। अब इसके लिए ना एक बार मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन भी दे देता हूँ, तो आप जरा अपने चैप्टर 1 में आप शुरू के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए ही है। तो जरा अपनी अपनी बुक खोल लो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक यही है कि आपने कुछ नहीं करना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर्मेट सिंपल सा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पे रिसिप्ट आएगी, क्रेडिट साइड पे पेमेंट आएगी, जो जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी रिसिप्ट, जहां से भी पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, और जहां भी पैसा जा रहा है उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। मेरे पास प्रेक्षा का एक मैसेज आया हुआ है, सर दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन फॉलो अक्रूवल बेसिस। बेटा ये अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करती हैं,
मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इनकम एक्सपेंडिचर तो अक्रूवल बेसिस पे ही बनेगा, जो आप बिजनेस में भी नॉर्मल अपने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी करते थे। ध्यान से सोचो, जो कैश बुक बनती थी उसमें तो आप उसी साल जो भी कैश रिसीव हुआ है और जो भी कैश पे कर रहे हो सारा रिकॉर्ड करते थे ना। वहां ये तो नहीं देखते थे ना कि इस साल का कितना कैश रिसीव हुआ है। तो सेम चीज है, ये बता रहा हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे बन रहा है, बुक्स तो मेरी अक्रूवल बेसिस पे ही बनेंगी। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से कैश बुक। कैश बुक में क्या होता था, इस साल कितना पैसा मिला, कितना पैसा पे किया। ठीक है, चलो डन, वेरी गुड, समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करने हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसमें अगर रिसिप्ट और पेमेंट लिखा भी है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो ये प्रॉपर तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बना हुआ है। ठीक है, आपको प्रॉपर देखना है कि और कोई चीज तो नहीं रह गई है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, वो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको ढंग से करना है। तो ये बना के आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आप करके देखोगे, फिर उसके बाद मेरे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे जहां भी डाउट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अभी अपने पास 15-20 मिनट और है, तो एक काम करते हैं, एक टॉपिक में आपको और करा रहा हूँ जिसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। थोड़ा सा उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, हाफ एन आवर करीब लगेगा। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी कोई इमीडिएटली अगली कोई क्लास तो नहीं है, या अगर होगी भी तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर यही कर सकते हैं। तो एक टॉपिक और आज कर लेते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं उसको। ओके, तो पहली बात, फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है। इनफैक्ट इसको समझने से पहले अपने को ये समझना है कि जो भी आइटम आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट में है, हमने बोला था ना उससे क्या बनाना होता है। देखो एक सेकेंड, इधर वापस चलते हैं जरा, पहले वापस जा रहा हूं मैं। मैंने आपको यहाँ बोला था कि जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा आपको, देखो मैंने यहाँ पे बताया था, क्या बताया था आपको यहाँ पे, कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये दिया हुआ है, इससे सॉरी, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से मेरे रेवेन्यू की नेचर के एक्सपेंस हैं। जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, और जो मेरे कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे, एसेट खरीदा होगा, वो कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में। जैसे ट्रायल बैलेंस में भी होता था, आप ध्यान करो, ट्रायल बैलेंस से जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे तो हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे एसेट और लाइबिलिटीज, वो जाती थी बैलेंस शीट पे। ठीक है, और जो आपके खर्चे होते थे रेवेन्यू नेचर के, और जो आपकी रिसिप्ट्स होती थी रेवेन्यू नेचर की, वो चली जाती थी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम यहाँ पे होगा, आपको दिया हुआ होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना है कैपिटल नेचर के कौन से और रेवेन्यू नेचर के कौन से। जितने भी रेवेन्यू नेचर के हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। देखो होगा क्या, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आइडेंटिफाई करना है कैपिटल नेचर की कौन सी आइटम है और रेवेन्यू नेचर की कौन सी आइटम है। जितनी भी कैपिटल नेचर की आइटम होंगी, तो कैपिटल नेचर की आइटम मतलब कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स इनकम, वो कहाँ जाएगी, वो आपकी चली जाएगी बैलेंस शीट में। तो अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंस की बात करें, एग्जांपल परचेज ऑफ एसेट, तो अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ तो कहाँ जाएगा भाई, बैलेंस शीट में। क्लियर है, इसी तरह कोई इक्विपमेंट कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर के जो भी आइटम होंगे वो कहाँ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, जैसे एग्जांपल परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, या आप कह सकते हो रेंट पेड, सैलरी पेड, जो रेंट है सैलरी है, ये सब तो क्या है भाई, ये सब हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। एक हाँ जी, ये सब क्या है, हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले ये एक ब्रॉड दिमाग में होना चाहिए कि जितनी भी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसके दो पार्ट करने वाले हैं, कुछ आइटम बैलेंस शीट में जाने वाली है, कुछ आइटम आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाली है। तो ये बेसिक रूल जैसा वहाँ आपका होता था ट्रायल बैलेंस से हम पोस्ट करते थे, सेम रूल यहाँ पे भी लगने वाले हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब हो गया सर, जितने भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने अभी अभी आपको ये रूल बताया कि जो भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, जो भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, सारी कहाँ जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
अब इसका कुछ एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ, एक एक्सेप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसका एक एक्सेप्शन है, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, तो वो समझते हैं जरा क्या कहता है। आते हैं जरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे, लेके आ रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, देखते हैं जरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहता है। ध्यान से पढ़ते हैं, पहली लाइन क्या लिखा है, मनी रिसीव्ड, कह रहा है मनी रिसीव विद अ डायरेक्शन टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो जरा आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरी। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लेट से मंदिर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोनेशंस क्या होती है उनके लिए, इनकम है भाई, उनके लिए तो डोनेशंस एक क्या है, इनकम है, उनको रेगुलरली डोनेशंस मिलती रहती है। लेकिन अगर डोनेशन देने वाला साथ में पर्पस बता के चला जाए, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर डोनेशन सिर्फ ऐसे ही हमने डोनेशन बॉक्स में डाल दी या हमने आपको पकड़ा भी दी, रिसिप्ट ले ली, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन नहीं किया, तब तक तो ये जनरल डोनेशन है। आपको मैंने ये बताया भी था पहली क्लास में, कुछ होता है जनरल और स्पेसिफिक, आज उसका यूज समझ में आएगा। अगर डोनेशन सिर्फ आपको दे के जा रहा है कोई बंदा बिना किसी पर्पस को आइडेंटिफाई करे, तब तो ये हमारी इनकम है, नॉर्मल जैसे इनकम की तरह ट्रीट करते हैं वैसे करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम वाली साइड पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर डोनेशन देने वाला बंदा साथ में बता जाए कि जो डोनेशन दी जा रही है इसका पर्पस ये है, आपको ये डोनेशन सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करनी है और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो अब ऐसे केस में यहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग लग जाती है। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट एनपीओ में ही आता है। क्या कहता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कहता है अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिल रही है, तो ऐसे केस में आप उस डोनेशन को इनकम एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जाओगे, आप उसको बैलेंस शीट में लेके जाओगे, एक फंड क्रिएट कर दोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, एक फंड क्रिएट कर दोगे कि भाई फ्यूचर में मुझे ये पैसा खर्च करना है। अब मेरी ये इनकम नहीं होगी, लायबिलिटी हो गई कि मुझे ये पैसा इसी पर्पस के लिए खर्च करना है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अब ये मेरी इनकम नहीं होगी, ये मेरी लायबिलिटी हो गई कि मुझे ये पैसा इसी पर्पस के लिए खर्च करना है। तो अभी इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, समझेंगे। तो पहले लिखा हुआ क्या वो देखते हैं। कह रहा है मनी रिसीव विद अ डायरेक्शन टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे मिले हैं, then it shall be taken directly to, क्या लिखा है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आप ऐसे केस में कहाँ ले जाते हैं उसको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, अभी लेके भी दिखाऊंगा। और आप क्या करते हो, एक सेपरेट फंड क्रिएट कर देते हो उस नाम से, जिस नाम के लिए, जिस पर्पस के लिए ये हमें पैसा मिल रहा है, हम उस पर्पस का एक अलग से फंड बना देते हैं। देखते हैं जरा आगे। तो एक पहली बात तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी पैसा हमें अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है, तो अब हम उसको अपनी इनकम नहीं मानेंगे, अब हम उसको एक अलग फंड क्रिएट कर देंगे, उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। ठीक है, एक तो इतना बोलता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, प्लस एक बात और बोलता है, कहता है अब गोइंग फॉरवर्ड अगर एक बार फंड बन गया, ठीक है, एक बार आपका फंड बन गया जिस भी पर्पस के लिए आपने फंड बनाया है, अब गोइंग फॉरवर्ड उससे रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंस होंगे, जो भी इनकम एक्सपेंस होंगे उस फंड से रिलेटेड, आप वो सारे इनकम और एक्सपेंस उसी फंड में दिखाओगे, अब वो भी आपके इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लेते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैंने डोनेशन दी, वहां भी डोनेशन दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहां पे डोनेशन दी, एक तो जनरल होती है, अगर जनरल दी होती डोनेशन तो कहाँ जाती, इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन मैंने दी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, टूर्नामेंट। मैंने कहा ये डोनेशन जो है मेरी सिर्फ टूर्नामेंट कराने के लिए ही यूज की जाए, क्लियर है। तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक डोनेशन। तो यानी अब इसका क्या बनेगा, फंड। तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्लियर है। अब गोइंग फॉरवर्ड टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे और जितनी भी टूर्नामेंट से रिलेटेड इनकम होगी, वो भी अब कहाँ जाएगा, टूर्नामेंट फंड में ही जाएगा, अब वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में दो बातें याद रखनी है, दो बातें बोल रहा हूँ, दो बातें। क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात जो ये ऊपर लिखी थी कि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आप ऐसे केस में उसको इनकम एक्सपेंडिचर में ना ले जाके उसका एक सेपरेट फंड बनाते हो। दूसरी बात, अब एक बार आपने जब फंड बना लिया, तो उससे रिलेटेड ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट फंड, तो उससे रिलेटेड जितने भी इनकम एक्सपेंस हैं वो भी कहाँ जाते हैं, दीज आर डायरेक्टली टेकन टू फंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका मैं करके दिखाऊंगा अभी अलग अलग केसेस। मैंने आपको ये सारे केसेस ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, जो मैंने आपको फाइल भेजी थी उसमें सब चीजें हैं।
तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, सारी फाइल उसमें दी हुई है। हाँ, आंसर्स आप जरूर प्लीज इसके नोट करते रहा करो। अगर आप लोग अभी नोट नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुने जा रहे हो, तो प्लीज नोट करा करो। जैसे आप कोचिंग क्लासेस में भी पूरा कॉपी में नोट करते थे, प्लीज उसी तरह से नोट करो। जरूरत होती है अगर बाई चांस फास्ट हो रहा है कोई चीज, तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट करो, लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते चलो। ठीक है, हाँ जी। तो कौन कौन से टाइप के नॉर्मली आप देखोगे क्वेश्चन में फंड्स आएंगे? पहला देखो क्या लिखा है, टूर्नामेंट फंड। तो मैंने ये तो एग्जांपल अभी अभी बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टूर्नामेंट कराना है, तो उसके स्पेसिफिकली उसके लिए अगर कोई डोनेशन इकट्ठी करी जाती है तो वो टूर्नामेंट फंड बन जाता है। इसी तरह टूर्नामेंट नहीं कराना, एक स्पेसिफिक मैच कराना है तो मैच फंड बन जाएगा। टूर्नामेंट क्या हो गया, बड़े सारे मैचेस, मैच फंड किस लिए बनेगा, सिर्फ एक आधा मैच कराने के लिए। क्लियर। प्राइज फंड क्या होगा, कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फंड बना लिया। बिल्डिंग बनाने के लिए अगर कोई स्पेसिफिकली पैसा दे रहा है तो बिल्डिंग फंड बन जाएगा। पेविलियन बनाने के लिए कोई पैसा दे रहा है तो पेविलियन फंड। पेविलियन क्या होता है, आपने देखा होगा जो जैसे क्रिकेट मैच होता है तो जहाँ पे टीम बैठती है उस जगह को क्या कहते हैं, पेविलियन। ठीक है, तो अगर वो एरिया बनाने के लिए मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं तो वो क्या कहलाता है, पेविलियन फंड। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग नाम से ये आपके नॉर्मली यही नाम के फंड आपको दिखाई देंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो मैं पहला केस आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहला केस क्या है, केस वन। हेडिंग को छोड़ दो, अभी हेडिंग पे दिमाग नहीं लगाना। दिया क्या है आपको, दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड की बात कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ। मैंने सारे केसेस में टूर्नामेंट फंड ही ले रखा है इजी रखने के लिए। मैंने आपको नाम बता दिए, प्राइज फंड के नाम से आ सकता है, मैच फंड के नाम से, ऐसे अलग अलग नाम से आ सकता है। तो पहला एक केस लेके चल रहे हैं, टूर्नामेंट फंड दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 30,000, टूर्नामेंट डोनेशन जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है वो 40,000, और टूर्नामेंट के खर्चे कितने हुए इस साल, हमने टूर्नामेंट जो कराया उसके खर्चे हुए 50,000। अब इसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली बात ओपनिंग बैलेंस आ रहा है आपका टूर्नामेंट का, पुराने साल का बैलेंस चला आ रहा है, टूर्नामेंट फंड है तो कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में। तो हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट मैंने साइड में बना रखी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही आ जाएगा टूर्नामेंट फंड। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, टूर्नामेंट फंड क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और ड्यूरिंग द ईयर 40,000 रुपए की डोनेशन और मिली है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी, कितना था ओपनिंग बैलेंस, 30,000, तो 30,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे। और ड्यूरिंग द ईयर अब जो डोनेशन मिली है, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी पैसे अब उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम आ रही है, जो भी एक्सपेंस आ रहा है, वो भी उसी फंड में जाएगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा टूर्नामेंट डोनेशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, कितनी थी 40,000, तो टोटल मेरा इस फंड में कितना पैसा हो गया, 70,000। अब खर्चा कितना हो गया, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस, कितना खर्चा हो गया था भाई, 50,000। तो 50,000 का टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया, तो वो यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी मेरे पास टूर्नामेंट में नेट अब साल एंड होने पे कितने पैसे बच गए, 20,000। इसको देखते जरा समझो। देखो, आपको टूर्नामेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया था ओपनिंग बैलेंस 30,000 रुपए है, मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, और साथ में आपको दिया था ड्यूरिंग द ईयर कुछ और टूर्नामेंट्स की रिसिप्ट्स मिली है, वो आपने ऐड कर दी, और जो खर्चा किया वो आपने माइनस कर दिया। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या ध्यान रखना है, जो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे मिल रहे हैं, पहली बात तो वो जाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, दूसरा उससे रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस है वो भी मिल। चलो अगला केस करते हैं। पहले यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, ताकि फिर मैं आगे जब केसेस कराऊंगा तो जल्दी जल्दी कराऊंगा। अब ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, किसी को डाउट है तो मेरे से यहाँ पे पूछो, वरना गिव मी अ थम्स अप। तनिष्का, आदित्य, प्रेक्षा, बताओ भाई। याशिका का आ गया, शिवानी, नेहा, अरिंजय, ठीक है, प्रेक्षा, ओके, नेहा, आद्या, निर्मित, ओके, ठीक है। चलो मेरे पास मैसेज आ गया आप लोगों का, तो आगे चलते हैं, सबको समझ में आ रहा है, हाँ जी। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में क्या है, अगेन देखो सिंपल सा ही लग रहा है, सेम वैसे ही सही तो लग रहा है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, दे रखा है, यहाँ लिखूंगा मैं टूर्नामेंट फंड। ठीक है, आप देख रहे हो इनकम एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जा रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको बताया ये वाला साथ में इनकम एक्सपेंडिचर बना के दिखाया, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाएगा, फंड से रिलेटेड चीजें सारी कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में। तो टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा 30,000 रुपए, ड्यूरिंग द ईयर की टूर्नामेंट डोनेशन मिली है 40,000 रुपए, टोटल मेरे पास कितने पैसे हो गए, 70,000 रुपए, माइनस करते हैं जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, कितना है, 80,000 रुपए।
अब अगर मैं यहाँ 80 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा भैया, -10,000। अकाउंट्स में कभी कोई नेगेटिव फिगर लिखी है आउटर कॉलम में? आज तक कभी नहीं लिखी और आगे भी नहीं लिखोगे। आउटर कॉलम में कभी नेगेटिव फिगर नहीं आती है, तो इसका मतलब भैया ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, मैं 80,000 नेगेटिव पूरा का पूरा यहाँ से माइनस नहीं कर सकता। केस क्या हो गया, केस ध्यान से समझो, इनसफिशिएंट फंड का केस हो गया। हमारे पास उस फंड में पैसे कम थे, खर्चा ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में क्या करें भैया, जितने पैसे हैं वहां तक इस खर्चे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। 80,000 का खर्चा हुआ है, लेकिन जब फंड में 70,000 है तो 70 ही माइनस कर सकता हूँ, तो क्या 10,000 का खर्चा दिखाऊंगा नहीं, कहीं पे दिखाना तो पड़ेगा। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, जितना मेरे पास फंड में पैसा था, पहला तो मैंने फंड से एडजस्ट कर दिया, अब जो बच गया पैसा, अब तो फंड खत्म, तो उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा। नॉर्मली कहाँ जाता है खर्चा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड, ये एक्सपेंस साइड होती है हमारी और ये इनकम साइड होती है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, टूर्नामेंट एक्सपेंस। जो बचा हुआ रह गया आपका 10,000, 80,000 का टोटल खर्चा था, जिसमें से 70 तो फंड में से ही माइनस हो गया, जो बच गया था 10,000 रुपए, उसका क्या करोगे आप, उसको यहाँ लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया, समझ में आया? अरिंजे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ अरिंजे। सर मतलब अगर हमारा जब भी इनसफिशिएंट होगा, जो बैलेंस बचेगा हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि रीजन समझो, मैंने बोला फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहता है, जब फंड है तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस है वो फंड में जाएंगे। जब फंड ही खत्म हो गया तो अब तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करोगे ना। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। और किसी का डाउट जल्दी बताओ बेटा, फिर आगे चलते हैं। शिवानी का डाउट है एक। हाँ शिवानी बताओ बेटा। सर जो टूर्नामेंट फंड है वो पूरा रेटिफाई हो गया 70,000, तो उसे लाइबिलिटी साइड में शो करना इम्पोर्टेंट है। दिखाएंगे तो सही ना। देखो यार, आप आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर को तो दिखाना पड़ेगा ना। आप अगर ये पूरा का पूरा पार्ट दिखाओगे ही नहीं, देखो अल्टीमेटली, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 70,000 कैसे आ गए, तो नील आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा, नील। ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ नील आएगा, मैंने गलती से 70 लिख दिया, 70 में से 70 माइनस हुआ, नील हो गया। हाँ, अब अगर आप सीधे नील लिख देते, ये सारी वर्किंग दिखाओगे नहीं, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा आपने कैसे निकाला है नील। तो हमें दिखाना पड़ता है, ओके कॉलम में वर्किंग करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, और कोई ओके डाउट? सर। नो सर। चले फिर आगे, चलो और किसी का डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। मैं वापस से आप लोगों को म्यूट पे कर देता हूँ जरा, 1 मिनट। हाँ जी चलो, अगला थर्ड केस करते हैं, जल्दी से देखते हैं थर्ड केस क्या है। थर्ड केस कहता है आपको, अगेन देखो टूर्नामेंट से रिलेटेड फंड की बात कर रखी है, तो आपको अब इतना तो समझ आ ही गया है, तो मैं जरा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। टूर्नामेंट फंड, और शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आपको पता है पूरा लिख सकते हो आप। ठीक है, टूर्नामेंट फंड में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना था ओपनिंग बैलेंस, 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपीज यहाँ आ गया। ठीक है, प्लस कुछ टूर्नामेंट से रिलेटेड डोनेशंस हैं, तो डोनेशंस कितनी है, 40,000 की, वो ऐड हो गई। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साथ में क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब आप ध्यान से देखो, मैं टूर्नामेंट एक्सपेंस अभी नहीं लिख रहा हूँ, एक्सपेंस हमेशा सबसे लास्ट में माइनस करना है, पहले जो जो इनकम्स होती है पहले वो सारी ऐड कर दो। ठीक है, उन सब का टोटल देखो ताकि पता चले सफिशिएंट हमारे पास फंड में पैसे थे भी या नहीं। ठीक है, तो अब पहले अभी एक्सपेंस को जानबूझ के छोड़ के चल रहा हूँ। अगला क्या है, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी, एसेट साइड पे। 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई, 30,000 रुपए की, तो यहाँ 30,000 रुपए लिख देते हैं। तो अभी तक मैंने 3 चीजें लिखी हैं, मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, टूर्नामेंट फंड की डोनेशन लिख दी करंट ईयर की, और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिख दी। अभी एक्सपेंस माइनस करना रहता है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, आपने 11th में भी करी थी हिडन एडजस्टमेंट। जो आपको ये दिया हुआ है 10%, दिस इज व्हाट, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट। ये 10% क्या होता है, इंटरेस्ट। तो आपको चेक करना है क्या मुझे इंटरेस्ट मिला है, रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। हम यहाँ पे, प्रेक्षा ने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेक्षा ने पूछा था क्या हम इसमें अक्रूवल मेथड फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह सब अक्रूवल मेथड से बन रहा है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम कैश देखते हैं कि कितना कैश आ रहा है कितना गया। अदरवाइज जो हम बुक्स क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं जिसमें हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट आती है, वो अक्रूवल बेसिस पे बनती है। तो अक्रूवल बेसिस क्या कहता है भैया, कि आप इस इंटरेस्ट को भी रिकॉर्ड करो, ये जो आपने इंटरेस्ट 10% दिखाया हुआ है 30,000 का, उसको रिकॉर्ड करो, आप चेक करो क्या ये रिसीव हुआ है।
क्या क्वेश्चन ने दिया था कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? देखो क्या क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट रिसीव? नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो मुझे उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे समझना है पहली चीज, मैंने बताया जो भी इनकम होती है इस फंड से रिलेटेड वो कहाँ जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी वो? यही फंड में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड, दोबारा लिख देते हैं, हाँ जी, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ क्या? अक्रूड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। कितना अमाउंट आया भाई? 30,000 का 10% यानी 3,000। मैंने यहाँ लिखा एक इफेक्ट दिया अभी, आपको पता है एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? ठीक है, मैंने अभी एक दिया है, 2 इफेक्ट देने हैं, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? देखो आप पहले सोचो अक्रूड इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट 11th में सोचो क्या होती थी। एक तो हम इनकम में कंसीडर करते थे, इनकम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम होती थी वहां ऐड कर देते थे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आता था? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा 3,000 रुपीज। ठीक है, तो जो इनकम ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई है, एसेट साइड पे तो क्लियर होना चाहिए आपको, 11th में भी ये करते थे, बिल्कुल एसेट साइड पे आता था। दूसरा इफेक्ट आता था इनकम में ऐड होता था। अब इनकम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहता है इससे रिलेटेड इनकम अब इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, फंड में ही आएगी, इसलिए दूसरा इफेक्ट मैं कहाँ ऐड कर रहा हूँ? फंड में। अब टोटल मेरे पास कितना बैलेंस हो गया? 73,000 रुपीज। ठीक है, अब माइनस करूंगा टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो ये जरूर करना है, टोटल जरूर करके देखना है ताकि पता चले कि सफिशिएंट पैसे थे भी या नहीं। कितना एक्सपेंस था भाई टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड? 50,000। तो 50,000 माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 50,000 माइनस कर दिया, बच गए फंड में 23,000। क्लियर है जी? तो हमारा इस तरीके से बन गया। इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया था क्या? इंटरेस्ट का फैक्टर। आगे चलते हैं जल्दी से, एक केस और करते हैं। हाँ जी, 2 केस और बचे, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। देखो क्या कहता है आपको अगला केस, कहता है आपको क्या दिया हुआ है? टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, अगेन ओपनिंग बैलेंस, डोनेशंस, ये सब दिए। तो मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड में सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस। कितना दिया था ओपनिंग बैलेंस? सेम 30,000 का ओपनिंग बैलेंस था, डोनेशन थी 40,000 की, तो 30,000 का ओपनिंग बैलेंस आ गया, प्लस टूर्नामेंट फंड डोनेशन 40,000 रुपए की आ गई। ठीक है, आगे क्या दिया है? एक्सपेंस, एक्सपेंस को अगेन बाद में कंसीडर करेंगे। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अभी अभी आपको सिखाई कहाँ आती है, जरा जल्दी से लिख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी थी? 30,000 की। क्लियर? अब यहाँ तक तो सेम था क्वेश्चन। इसके बाद आगे क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब की बार आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है, 1200 रुपए मिले हैं। मिलने कितने चाहिए थे जरा चेक करते हैं। पहले जो मिले हैं पहले तो उसको लिख लेते हैं, जो मिले हैं जो लिखा है क्वेश्चन में पहले तो उसको लिख लेते हैं। तो प्लस करते हैं, कहाँ आएगा? जो भी इनकम आपकी हो रही है फंड से रिलेटेड फंड में जाएगी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव दे रखा था 1200 रुपए, तो वो तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव तो 1200 रुपए मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बात आती है आपकी, आपको चेक करना है कि क्या मेरे को सारे पूरे पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। 10% कितना बनता है? 3,000 रुपीज। 30,000 रुपए का 10% 3,000। 3,000 मिलना था, मिला है 1200, तो 1,800 अभी भी क्या है? अक्रूड। अब इस अक्रूड की 2 एडजस्टमेंट होंगी। जो भी एडजस्टमेंट आइटम होते हैं उसके 2 इफेक्ट होते हैं। तो अक्रूड आपका एडजस्टमेंट है तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट वही सेम जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे, अक्रूड इंटरेस्ट, आपने 1,800 यहाँ लिखा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? एसेट में आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट 1,800। क्लियर है? आगे सारा सेम है। इसके बाद क्या करेंगे? इसका टोटल करते हैं। तो ये आ गया 70, कितना आ गया भाई? 70,000 और 73,000 आ गए, 3,000 रुपए हो गए, माइनस जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंस थे। क्वेश्चन में एक्सपेंस दिए हुए थे 50,000 रुपए के, इसको माइनस कर दिया तो टोटल आ गया 23,000। तो इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या हुआ? इसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट इंटरेस्ट का मिला हुआ था, जो मिला हुआ था वो तो चला गया टूर्नामेंट फंड में। अब फिर हमने चेक किया कितना मिलना रह गया। जो मिलना रह गया है, जो अक्रूड है, उसी के 2 इफेक्ट होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, वरना एक आखिरी रह गया है, मैं वो वाला आपको करके दिखाता हूँ। जल्दी से बताओ भाई, किसी को डाउट है तो। याशिका, हाँ याशिका बताओ बेटा क्या कह रहे हो?
सर जो हमने इंटरेस्ट रिसीव है, हाँ बेटा, सर मुझे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उसी फंड से रिलेटेड है ना, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती, क्या लिखा था, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाता, क्योंकि ये टूर्नामेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट थी तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी उसी फंड में जाएगी। ठीक है, और किसी का डाउट बेटा जल्दी बताओ, चले आगे। ओके, तो आगे चलते हैं जल्दी से। अच्छा, टाइम दोबारा से ओवर हो रहा है 40 मिनट्स का, तो हो सकता है फिर से बंद ना हो जाए बीच में, तो जल्दी से कोशिश करते हैं इसको करने का। अगर हो जाएगा तो प्लीज दोबारा लॉगिन कर लेना, छोटा सा 2 मिनट का ही काम है वैसे तो। देखो, अब की बार दूसरे टाइप का फंड है, बिल्डिंग फंड। तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं जरा। अगेन ओपनिंग बैलेंस दिया है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ डोनेशंस मिली है, तो जरा वो सारी लिखते हैं। तो अगेन फंड बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग फंड। इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, कितना दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस आ गया, प्लस बिल्डिंग फंड डोनेशन। कितनी है बिल्डिंग फंड डोनेशन, 40,000 रुपए की, वो लिख दी। टोटल पैसे हो गए हमारे पास 70,000 रुपए इस फंड में, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कुछ बिल्डिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, वो हमने माइनस कर दिए। तो यहां तक सारा कुछ सेम है, अभी तक मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, यहाँ तक बिल्कुल डिट्टो सेम है। अब फर्क आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। देखो, बिल्डिंग फंड क्या है, एसेट से रिलेटेड फंड है। कोई अगर एसेट बेस्ड फंड हो, दो ही फंड होते हैं एसेट बेस्ड फंड, दो ही फंड होते हैं एसेट बेस्ड फंड, एक तो बिल्डिंग फंड और दूसरा पेविलियन फंड। ऐसे केसेस में देखो फर्क क्या होता है, टूर्नामेंट फंड कर रहे थे, मैच फंड कर रहे